जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष अपनी कुंडली स्वयं कैसे देखें। काफी दिनों से काफी कॉल्स आए थे मेरे पास कि हम अपनी कुंडली को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो उसी के लिए मैं लेकर आया हूं आपको कि वैदिक ज्योतिष में अपनी कुंडली को स्वयं कैसे देखें। अगर आपने ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली तो निश्चित रूप से आप वैदिक ज्योतिष के जो मेन फंडामेंटल रूल हैं वो आप समझ जाएंगे और ज्योतिष विद्या आपको काफी इजी लगने लगेगी। तो फिर शुरू करते हैं वैदिक ज्योतिष। अब इसमें आप अपनी लग्न कुंडली निकाल सकते हैं। ये लग्न कुंडली आप सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं। और अपनी लग्न कुंडली में सबसे पहले आप ये खाने वाला जो चार्ट है, 12 खाने वाला चार्ट, इसको आप देखिए। इसमें नंबर 1 मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसके अंदर 12 घर होते हैं। 12 घर में सब घर का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। और 12 घर हैं तो 12 राशियां भी हैं। आपको राशि पता होगा, मेष से लेकर के मीन तक राशि होती है। अब इस कुंडली में जानने वाली बात यह है कि अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले हाउस में, तो इसका मतलब ये है कि आपका लग्न जो है वो मेष है। और मेष लग्न का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल। तो ये चार्ट आप देखते जाएं और समझते जाएं। पहला हाउस में अगर 1 लिखा हुआ है तो मेष लग्न हुआ और लग्नेश आपके हो जाते हैं मंगल। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपका लग्न हो जाता है वृष और उसका लग्नेश हो जाते हैं शुक्र। इस तरीके से अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो लग्नेश हो जाते हैं बुध और लग्न हो जाता है मिथुन। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके लग्नेश चंद्र हो जाते हैं और लग्न हो जाता है कर्क। इसी तरीके से अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो लग्न हो गया सिंह, लग्नेश हो गए सूर्य। 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो लग्न हो गया कन्या और लग्नेश हो गए बुध। अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न तुला होगा और आपके लग्नेश होंगे शुक्र। अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो 8 का मतलब यहाँ पे आपका जो लग्न है वृश्चिक और आपके लग्नेश है मंगल। अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो लग्न हो गया धनु और उसके स्वामी हो गए बृहस्पति यानी कि लग्नेश। अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मकर लग्न हुआ और उसके स्वामी शनि। और अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो लग्न हो गया कुंभ और उसका स्वामी हो गया शनि। इस तरीके से 12 का मीन का बृहस्पति। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि लग्न कुंडली में लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, तो लग्न कुंडली के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। हमें बस इतनी बातें याद रखनी है कि जो राशि होती है वो 1 से लेकर के 12 तक ही होती है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक स्क्रीनशॉट से वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मेष, मंगल, वृषभ, शुक्र, इस तरीके से मैंने राशि लिखा है, राशि का नंबर लिखा हुआ है और उसके स्वामी को लिखा हुआ है। अब बात ये आती है कि आपका क्या लग्न है। लग्न का भी पता चलता है, अगर डीप स्टडी करें तो चेहरा देख करके लग्न निकाला जा सकता है। लेकिन इतना आगे नहीं जाना है। हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर से जो आपकी कुंडली निकली हुई है वो अपनी लग्न कुंडली निकाल लें। अब यहाँ पर देखें कि क्या लिखा हुआ है। मान लिया जाए किसी के कुंडली में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है यानी कि लग्न वाले बॉक्स में 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सिंह लग्न का है और सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका लग्नेश जो है वो सूर्य हैं। तो सूर्य उनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर का जो स्वामी है, जो ग्रह है, वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। यानी कि मैंने लिखा भी है ये ऑल इन ऑल।
अगर लग्न अगर आपका मजबूत है, जिस तरीके से शरीर के अंदर क्या होता है कि पूरे शरीर में बायोलॉजी में कहा जाता है कि जो सारा काम हमारा जो बॉडी ऑर्गन तभी काम करता है जब ब्रेन सिग्नल देता है। ठीक उसी तरीके से हमारी कुंडली के अंदर में जो लग्न है ये ब्रेन है। अगर यहाँ से सही सिग्नल गया तो सारे काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगे। और अगर लग्न कुंडली में लग्नेश या लग्न प्रभावित है तो जीवन में सारे काम सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, स्ट्रगल ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें कि आपकी कुंडली का पहला हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, उसमें उसका लग्नेश कौन है और उसका लग्न क्या है। मान लिया जाए किसी के यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो उसका लग्न जो हो गया वो कन्या हो गया और लग्नेश हो गए बुध, यानी कि उसके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह कौन होंगे, बुध। इसी तरीके से अगर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका लग्न हो गया कर्क और उसके स्वामी हो जाते हैं चंद्र। तो अगर आपने ये वाला चार्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आप लग्न के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब ये होता है कि लग्न जो भी होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉरिजॉन्टल पे पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र जो जिस दिशा पे रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उसको यहाँ पर में लिखा जाता है। तो अगर ये लग्न जो है हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, अगर यहाँ पे 5 नंबर आता है तो 5 नंबर का मतलब ये हो गया कि सिंह हो गया ये, ठीक है, सिंह राशि। अब ये पंचांग के द्वारा पता चलता है कि सिंह राशि में उस डेट में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए थे। तो ये पंचांग के द्वारा पता चल जाता है कि आज के डेट में अगर किसी का सिंह लग्न में जन्म हुआ तो सिंह राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, फिर उसी तरीके से कन्या राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर तुला में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो इस तरीके से सभी राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं ये खाका बना करके किस राशि में कौन सा ग्रह है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है और इस तरीके से आपकी ये लग्न कुंडली जो है ये तैयार हो जाती है। एक बार फिर से बताते हैं, लग्न कुंडली जन्मकालीन जो भी लग्न निकल के आता है वो लग्न यहाँ पे लिख दिया जाता है। 1 से लेकर 12 तक ही होता है। तो यहाँ पे अगर जो भी नंबर आएगा उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मान लिया जाए यहाँ पे 11 आ गया तो 11, 12, 12 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि जो नंबर यहाँ पे आपका आता है उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 12 तक आएंगे, 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से लग्न कुंडली के बारे में अच्छी तरीके से आप अपनी एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई पूरा इसके लिए पूरा स्टडी करे अच्छे से, लेकिन हर किसी को इतनी इच्छा रहती है कि वो अपनी कुंडली के बारे में जाने एटलीस्ट। मैं भी जब पढ़ता था स्टार्टिंग में बहुत पहले तो मुझे भी लगता था कि मैंने 1-1.5 साल तक तो केवल अपनी ही कुंडली जानी। जब मैं पढ़ाई करता था 2012-13 में तो मैंने केवल अपनी कुंडली के बारे में 1-1.5 साल तक पढ़ा। मतलब ये होता था कि मेरी कुंडली में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए आदमी को स्टडी करने में अच्छा लगता है। तो आपके लिए मैं बतला रहा हूँ कि आप अगर अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो ज्योतिष का जो ज्ञान है या फिर एटलीस्ट आपको कोई गलत बात नहीं कह सकता है, आपको कोई बरगला नहीं सकता है, आपको कोई डरा नहीं सकता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 से लेकर के 12 तक राशियाँ हैं और राशि के स्वामी हैं। अब ये बात आती है कि अगर आपका लग्नेश मंगल है, अगर आपकी मेष राशि है, मंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि मंगल आपका ओवरऑल स्वामी है। अब मंगल चूँकि क्रूर ग्रह हैं और आक्रामक ग्रह हैं, थोड़े से लाल ग्रह हैं, तो इसकी वजह से आपके शरीर पर इनका प्रभाव आएगा। क्या प्रभाव आएगा? आप उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर शुक्र आपके स्वामी हैं तो क्या होगा? शुक्र जो है वो वैभव का ग्रह है और इसमें क्या होता है, आदमी अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर बुध है, सामान्य है, चंद्रमा है तो भी सामान्य है, सूर्य है तो ये प्रशासन का ग्रह है, अगर इसमें आपको प्रशासनिक क्षमता डेवलप होती है। बुध शुक्र हो गया, फिर मंगल है, अभी बृहस्पति है तो आपको आध्यात्म में जोड़ेगा,
और जो भी सात्विक गतिविधि होगी उसमें आप रहेंगे। अगर शनि है तो आपको ओवरऑल ये सब तरह से आपके ऊपर में, अगर शनि आपका अच्छा है तो अच्छी तरफ ले जाएंगे, अगर शनि आपका बुरा है तो आपको संघर्ष अधिक देंगे। अब बात आती है कि ये ग्रह अच्छे और बुरे कैसे होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हर ग्रह की, ये जितने भी ग्रह आपने देखा, इन ग्रह के अंदर में आपस में शत्रुता भी होती है और मित्रता भी होती है। ये शत्रुता मित्रता ये ब्रह्मांड में भी होती है, दुनिया में तो होती है, साथ ही साथ यहाँ पे ये यूनिवर्स में भी हो रही है। अब ये शत्रुता कैसे क्या होती है इसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको बतला देता हूँ कि सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों के बीच में घोर शत्रुता है। सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं और शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी सूर्य अगर शनि के घर में बैठेंगे, सूर्य अगर 10 नंबर में बैठेंगे, 11 नंबर में बैठेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि वो शत्रु के घर में बैठे हैं। और शत्रु के घर में बैठने के बाद किसी का भी पावर कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर शनि अगर सूर्य के घर में बैठ गए, तो पहले भी कहा कि अगर कोई ग्रह अगर शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो उसका पावर कम हो जाता है। दूसरी बात, वो खुद पीड़ित हो जाता है। और अगर कोई ग्रह खुद ही पीड़ित हो गया तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको भी पीड़ा देगा। तो ये चीज़ें यही कुंडली के अंदर में बन के आता है। सुख दुख संघर्ष, किसी को संघर्ष अधिक रहते हैं, किसी को कम रहते हैं। तो इसके पीछे वही रीजन है, ग्रहों की चाल, ग्रहों का घर, ग्रह कहाँ पर में बैठे हुए हैं। अब ये मंगल है, मंगल का घोर शत्रु है शनि और शनि का घोर शत्रु है मंगल। तो अगर इस तरीके से दोनों में म्यूचुअल होगा, वो उसके घर में बैठ जाए, ये इसके घर में बैठ जाए, इस तरीके से दिक्कत आती है। कहा भी जाता है कि साढ़े साथी, जैसे आपने नाम सुना होगा कि साढ़े साथी, मेरी एक वीडियो बनी हुई है इससे पहले साढ़े साथी पर, कि अगर साढ़े साथी में शनि उसी के लिए ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं जिसका शनि अच्छा नहीं हो। और शनि अच्छा नहीं हो मतलब शनि शत्रु के घर का हो, शनि नीच का हो या शनि कम अंश पर हो। तो इस तरीके से ये सभी ग्रहों के, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस ग्रह का किस राशि में उच्च होता है और किस राशि में नीच होता है। सूर्य हैं उच्च होते हैं मेष राशि में 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्य उच्च होते हैं। और ठीक उसके सातवां जो ग्रह जहाँ पर उच्च होता है, ठीक उसके सातवां, मान लिया ये ग्रह इस राशि में अगर उच्च है तो यहाँ पर वो सीधा नीच हो जाएगा। सूर्य का अगर ये 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में वो नीच हो जाएगा। यानी कि जिस राशि में कोई ग्रह उच्च होता है, ठीक उससे 7वें में वो नीच हो जाता है। सूर्य मेष में उच्च होते हैं, चंद्रमा वृषभ में उच्च होते हैं, मंगल मकर में उच्च होते हैं, बुध कन्या में उच्च होते हैं, बृहस्पति कर्क में उच्च होते हैं, शुक्र मीन में उच्च होते हैं, शनि तुला में, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये 7वां घर। अब बात आती है कि अगर कोई ग्रह उच्च है तो वो कैसा फल देगा। अगर कोई ग्रह उच्च है और नवमांश में भी उसकी स्थिति अच्छी है, नवमांश मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन नवमांश भी देखना पड़ता है। वो आगे बतलाया जाएगा कि नवमांश में भी अगर उसकी स्थिति अच्छी है और लग्न कुंडली में तो है ही, तो वो आपको हमेशा राजयोग देंगे, आपको हमेशा फायदा देंगे, स्ट्रगल कम से कम करवाएंगे। अगर कोई ग्रह नीच है तब क्या होगा। अगर कोई ग्रह कुंडली के अंदर तो नीच है लेकिन नवमांश कुंडली में अगर उच्च है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए राजयोग बना देगा। अगर कोई कुंडली, किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है, मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में शनि मेष का है, शनि मेष का है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो तुला का है, तो ये एक तरीके से आपको राजयोग बना देता है, क्योंकि दोनों कुंडलियों में ओवरऑल नवमांश कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो जाती है ऐसी परिस्थिति में, और वो शनि आपको उच्च का ही फल दे देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि उच्च और नीच होता क्या है, तो ये ऋषि मुनियों ने सभी ग्रहों का कैलकुलेशन करने के बाद
ये बतलाया कि अमुक ग्रह अगर इस राशि में चला जाएगा, अगर अमुक ग्रह इस राशि में चला जाएगा तो वो उच्च का हो जाएगा। यानी कि उच्च का हो जाने का मतलब हर्षित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। यहाँ से बस सीधी सी बात ये आप समझ सकते हैं कि कोई ग्रह कहीं पर अगर इस राशि में गया तो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल रहते हैं, और अगर इसमें चला गया तो अपने आप को बहुत संकट में महसूस करते हैं। जैसे कि सूर्य जब नीच में जाते हैं, सूर्य नीच में कब जाते हैं? अक्टूबर के महीने में। तो वो जो महीना होता है उसी में, इसी वजह से अक्टूबर के महीने में सूर्य की विशेष पूजा की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो ये कहा जाता है कि जब कोई ग्रह अगर आपका नीच का है, यानी कि वो ग्रह स्वयं पीड़ित है, तो आप उसकी पूजा अर्चना करके उनके बल को बढ़ाएं। और अगर किसी की भी आप अगर पूजा अर्चना करते हैं तो वो ग्रह आपको कम से कम आपका स्ट्रगल कम से कम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि राशि, स्वामी, फिर ग्रह का उच्च और नीच, और इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो पता चल जाता है। जैसे सूर्य के बारे में, सूर्य कब उच्च होंगे कब नीच होंगे फिक्स है कि ये 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य उच्च होते हैं, और लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच में, जिस समय में छठ होता है बिहार का महापर्व, उस समय में ये नीच होते हैं। उसी वजह से ये भी कहा जाता है कि सूर्य को विशेष अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद बृहस्पति, हर 13 साल में ये राशि चेंज होती है। शनि लगभग इनको भी 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल होते होते इनको भी काफ़ी दिन लग जाता है। राहु को भी लगता है। तो ये सभी ग्रह धीरे धीरे चलते हुए ब्रह्मांड में एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। आपने सुना होगा गोचर, तो गोचर में भी यही होता है कि अभी जैसे कि शनि का गोचर है 10 नंबर में, अभी शनि जो हैं वो 10 से 11 में आ चुके हैं। कब आए हैं? 29 अप्रैल 2022 को 11 नंबर में आ गए हैं, जो कि 13 जुलाई तक रहेंगे। यानी कि इस ग्रह का जो भी कुछ मैथमेटिक्स एनालिसिस है उससे पता चल जाता है। वो मैथमेटिक्स एनालिसिस हमें फलित ज्योतिष में नहीं करना है। ज्योतिष के 2 अंग हैं, गणित और फलित। यहाँ पे केवल हमें फलित देखना है। गणित ज्योतिष दूसरा पार्ट होता है कि कौन सा ग्रह कब आएगा, कब जाएगा, कितने अंश पर आएगा, ये सारी बातें गणित ज्योतिष का पार्ट होती है। तो हमें केवल ये देखना है कि ये आ गया, पंचांग से हमने ये चीज़ें ले ली, उसके बाद इसकी हमें स्टडी करनी है। ये बात समझ में आ जाती है, और ये ग्रह उच्च नीच भी समझ में आ जाता है। अगर आपका कोई ग्रह नीच है और अगर वो नवमांश में उच्च है तो वो आपके लिए अच्छा फल देगा। और एक चीज़ और होती है, उसको बोला जाता है नीच भंग राजयोग। उसके बारे में भी पूरा अलग से डिटेल में बतलाएंगे। अगर कोई ग्रह नीच है और उसको नीच भंग राजयोग लगा हुआ है तो समझिए कि वो तो बहुत पावरफुल चीज़ होती है और उससे बहुत तेज़ी से सफलता मिलती है। अगर किसी को विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, ये 2 चीज़ें होती हैं, इन 2 चीज़ों के कुंडली में रहने से आदमी बहुत तेज़ी से सफलता प्राप्त करता है। ये बिल्कुल तय है, मैं ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी बातें मेरा बिल्कुल जो रिसर्च किया हुआ है और कुंडलियों पर रिसर्च किया हुआ है। ये भी नहीं है कि केवल किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी सारी कुंडलियाँ देखी हैं। उसमें जो हम ये देखते हैं, असली ज्योतिष में तो ये है कि अगर आपके पास बर्थ डिटेल आ जाती है तो आप सब कुछ बतला सकते हैं, उसके अंदर हर चीज़ निकल के आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट आप ज्योतिषी ना बने, लेकिन आप अपनी कुंडली के बारे में ज़रूर जानें। इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और चूंकि आध्यात्म की चीज़ है तो इससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। इस सभी ग्रह के बारे में मैंने बतला दिया है। और राहु और केतु, ये जो 2 ग्रह हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिसके साथ रहते हैं उसी का फल देते हैं। अगर अच्छे के साथ रहेंगे अच्छे का फल देंगे, खराब के साथ रहेंगे तो खराब का फल देंगे। और खासकर स्त्री राशि में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। स्त्री राशि क्या होता है? अब देखो, स्त्री राशि हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हो गई स्त्री राशि। पुरुष राशि क्या हो गई? 1, 3, 5, 7, 9, 11। यानी कि अगर राहु किसी का स्त्री राशि में है तो वो अधिक फायदा देंगे। अगर राहु किसी मित्र के साथ है तो भी अच्छा फायदा देंगे। अगर राहु किसी के कुंडली में शत्रु के घर में है तो फिर वो उस भाव से संबंधित स्ट्रगल अधिक देंगे। अब ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम ग्रहों की दृष्टि पर,
कहते हैं ना कि ये इसकी इस पे दृष्टि पड़ रही है, ऐसे कैसे पड़ रही है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैंने इस चार्ट पे लिख दिया कि सूर्य की हमेशा 7वीं दृष्टि रहती है। सूर्य अगर यहाँ है तो यहाँ देखेंगे, 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 यानी कि अपने से 7वें घर में सूर्य की दृष्टि होती है। चंद्र की भी अपने से 7वें घर में दृष्टि होती है। अब मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अगर मंगल यहाँ पर है तो ये चौथे घर पे भी देखेंगे, 7वें घर पे भी देखेंगे और 8वें घर पर भी देखेंगे। कहीं पर भी है, अगर 4th हाउस में है तो 7th पर देखेंगे और 10th पे देखेंगे और 11 भाव में देखेंगे। तो इस तरीके से मंगल की 3 दृष्टि होती है। बुध की फिर से 7वीं ही होती है, केवल 7th। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर बृहस्पति पंचम में है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि देंगे, 5 के बाद 6 7 यहाँ पे दृष्टि देंगे, 7 8 9 फिर यहाँ पे दृष्टि देंगे। कहीं पर भी बैठ जाए। बृहस्पति अगर लग्न में है, लग्न का बृहस्पति सबसे अच्छा माना जाता है। एक श्लोक है कि किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रीय बृहस्पति अब मत मातंग यूथानाम भीनत्य कोपी केसरी। यानी कि अगर लग्न के अंदर बृहस्पति है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि जिस तरीके से जंगल के अंदर शेर रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक उसी तरीके से लग्न का बृहस्पति जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके लग्न में बृहस्पति हैं तो अगर आपके जीवन में संघर्ष अगर आएगा भी तो वो संघर्ष बृहस्पति बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और लग्न पे बृहस्पति रहने से संतान भाव पर में दृष्टि पड़ती है, विवाह भाव पर में दृष्टि पड़ती है और भाग्य भाव पर में दृष्टि पड़ती है। यानी कि संतान, विवाह और भाग्य ये तीनों आपका एकदम से बहुत पावरफुल रहेगा। हमेशा इस मामले में किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं होगा। अब आती है शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है। अब आते हैं शनि की 3 दृष्टि होती है, जिसमें तीसरी दृष्टि थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब शनि है बहुत पावरफुल क्रूर ग्रह, तीसरी दृष्टि यानी कि नज़दीकी, बहुत नज़दीक हो गया ना तीसरा घर। तो मान लिया शनि यहाँ पर है तो यहाँ पर गया। अब इसमें एक चीज़ बतला देता हूँ कि शनि की अगर तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़े उस भाव में अगर शनि का शत्रु बैठा हो और शनि का वो शत्रु का ही घर हो तो उस घर से रिलेटेड शनि उसको बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं और सुख नहीं होने देते उस भाव का। तो ये देखना पड़ता है कि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही हो वो भाव शनि का, अगर मित्र का घर है कुछ भी नहीं होगा। अगर उसके अंदर मित्र के जो भी उसके मित्र बैठे हुए हैं तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर शनि का वो घर शत्रु का है और उसमें शत्रु बैठे हुए हैं तो उस घर से रिलेटेड जातक को, क्लाइंट को, जिसकी वो कुंडली है उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाएंगे। फिर होती है 7वीं दृष्टि, 7वीं तो नॉर्मल सबकी है। फिर होती है 10वीं दृष्टि। तो इस तरीके से सभी ग्रहों की दृष्टि होती है। अब अगर कोई मित्र को देखता है फायदा होगा। सूर्य अगर बृहस्पति को देखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन वही सूर्य और शनि आपस में दृष्ट हो जाएंगे तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। अब बात इसमें ये आती है कि कौन किसका पलड़ा भारी है। अब ये ग्रह तो हो गया, ग्रह के बाद भी पलड़ा किसका भारी है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ कि सभी ग्रहों का अंश होता है 0 से लेकर के 30 तक। 0 से लेकर के 30 तक ही होता है मैक्सिमम। तो मान लिया सूर्य और शनि आपस में दृष्ट हैं, सूर्य का 5 अंश है, शनि का 15 अंश है, तो शनि ज़्यादा मजबूत हो गए। सूर्य 5 और शनि 15, तो इसमें क्या होगा, सूर्य का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से रिलेटेड आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर आप जान जाते हैं, आपको पता चल जाता है, तो क्या होता है ना, हर चीज़ का कहा जाता है कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। अगर बीमारी डायग्नोज हो गई तो आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, लग्न कुंडली से हमने जान लिया हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, क्या है, और कुछ कुछ उपाय भी होते हैं। वो एक ही कुंडली एक ही एपिसोड में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। तो ये तीनों जो चीज़ें मैंने बतला दी। अब ये बतलाता हूँ कि किस भाव से आप क्या देखेंगे। पहला देख लीजिए, पहला भाव क्या है, शरीर, स्वास्थ्य।
ऑल इन ऑल यही है। सेकेंड है संचित धन, यानी कि स्टोर्ड मनी, यानी कि बैंक बैलेंस। दूसरा है परिवार, आपका परिवार कैसा रहेगा, परिवार के साथ कैसे संबंध रहेंगे, वाणी आपकी कैसी रहेगी। ये मेन चीज़ मैंने लिखा है। होता तो बहुत सारा है, एक भाव से कम 50 चीज़ें निकलती हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपको जानने की विशेष ज़रूरत है केवल वो मैंने लिखा है कि दूसरे भाव से संचित धन यानी कि बैंक बैलेंस, परिवार और वाणी निकलता है। तीसरा भाव जो होता है वो आपके सहोदर का होता है और पराक्रम का होता है। चौथा भाव जो होता है वो आपकी माता का, भूमि का, वाहन का और सुख का, यानी कि ये चौथा भाव अगर आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको माता का पूर्ण सुख होगा, भूमि, वाहन, सुख जिसको बोलते हैं भौतिक सुख, तो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए चौथे भाव का मजबूत होना अत्यंत जरूरी है। पांचवा जो होता है वो बुद्धि का होता है, संतान का होता है और एक अकस्मात धन का भी होता है। अगर पांचवें भाव में कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां बनती है जिससे अकस्मात धन भी मिलता है, तो संतान के लिए भी पांचवा भाव देखा जाता है। छठा भाव जो होता है वो शत्रु का होता है, रोग का होता है, नौकर का होता है, नौकरी का भी होता है। सेवेंथ हाउस विवाह का होता है। आपको पता होगा आजकल विवाह में काफ़ी लोगों को ये लगता है सब कुछ ठीक है फिर भी शादी नहीं हो रही, सब कुछ बढ़िया है, मन ही नहीं हो रहा है शादी करने का, बहुत अच्छे जॉब में है, बहुत अच्छी स्टेटस है, फिर भी शादी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? क्योंकि वो कहते हैं मुझे अभी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? उसके पीछे उसका नहीं है, उसके पीछे उनके ग्रहों का स्थिति रहता है कि ग्रह आपके दिलो दिमाग पर बैठ करके आपसे अच्छा भी करवाते हैं, आपसे बुरा भी करवाते हैं, आपका डिसीजन गलत करवा देते हैं। तो अगर सेवेंथ हाउस बिगड़ा हुआ है उसके भी एक अलग पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि आखिरकार विवाह में डिले क्यों होता है। तो ये हो गया विवाह का, साझेदारी का, जो भी बिजनेस आप करते हैं तो किसी किसी को जैसे साझेदारी में विशेष नुकसान हो जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं। आठवां है धन का, मृत्यु का, और ये धन जो होता है ये भी अकस्मात धन ही होता है। ये मतलब वैसा धन नहीं होता, कमाई वाला धन नहीं होता, ये धन होता है विशेष धन, कहीं से निकल जाए वैसा धन। तो मृत्यु और विदेश यात्रा का भी ये कारक होता है। नाइन्थ हाउस होता है धर्म का, भाग्य का और पिता का। 10th हाउस होता है आपकी नौकरी का, जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मेरा नौकरी का ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में यदि परिस्थिति जो डाउन है वो नौकरी की ही है और हर कोई परेशान है एक नौकरी लेने के लिए। तो नौकरी के ऊपर भी मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा नौकरी पर ही आएगा कि किस परिस्थिति में कौन सी नौकरी मिलेगी और क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपके संघर्ष खत्म हो जाए। तो ये नौकरी हो गया, परीक्षा परिणाम हो गया। 11th हाउस हो गया बड़ा भाई और धन। ये वाला जो धन है इस धन से अंतर है। ये वाला संचित धन है आपका, ये कमाने वाला धन है। इससे पता चलता है कि आपकी नैतिक कमाई होगी या अनैतिक कमाई होगी, या कमाई बहुत कम होगी या कमाई बहुत ज़्यादा होगी। ये सारी बातें इस हाउस से पता चलती है। 12th हाउस होता है खर्च का, कैद का, विवाद का। ये व्यय का भाव है, यानी कि इस भाव से अगर 12th हाउस का संबंध किसी से बनेगा तो वो आपको व्यय करवाएगा, विवाद करवाएगा, केस, मुकदमा, कैद, जेल, ये सारा चीज़। इसीलिए इसको थोड़ा खराब घर भी माना जाता है। तो इस तरीके से लग्न कुंडली के अंदर मैं कहता हूं कि आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। जिन्होंने पूरी कुंडली देखी है आज उनको ये पूरा बात, कि जितना भी जो मेन फंडामेंटल है वो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और है कि मैं बतला देता हूँ, ये जो चारों घर हैं 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्र कहा जाता है। और ये 5वां और 9वां जो है ये त्रिकोण कहा जाता है। और खराब घर किसे कहते हैं? जिनको मार्केस कहा जाता है। कहते हैं ना, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो आपको बोलते हैं अभी तो तुम्हारा मार्केस चल रहा है। मार्केस अगर चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केस चलता ही रहता है। 2nd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, अगर इनकी दशा आ गई तो इनको मार्केस कहा जाता है। इस दशा में शारीरिक स्वास्थ्य इधर उधर जो भी होता है, अगर कुंडली मजबूत है तो कुछ नहीं होगा। अगर कुंडली में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो मार्केस की दशा में आपको मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आती है आपके साथ। 5वां और 9वां भाव जो है वो हमेशा शुभ फलदायक है, आपके हमेशा ये फ़ायदा ही देगा। अब फ़ायदा तो ऐसा देगा कि पानी किसी और ने दिया पेड़ में, अब फल आप तोड़ेंगे। ये बिल्कुल कहा है पराशर मुनि ने कि 5वें और 9वें की दशा जब आएगी तो आपने पेड़ में पानी नहीं भी दिया लेकिन फिर भी आपके सामने पेड़ आ जाएगा, फल आप तोड़ लेंगे। यानी कि कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है कि 5वां घर और 9वां घर की दशा होनी चाहिए। अब इतना तो हो गया। अब आपको इतना लास्ट में मैं आपको बतला देता हूँ कि आपकी राशि क्या है। कहते हैं ना राशि फल लोग देखते हैं अखबार में इधर उधर,
कि मेरी राशि क्या है, तो आप अपनी आज लग्न कुंडली के अंदर में देखिए कि चंद्रमा किस खाने में लिखा हुआ है। चंद्रमा 1 से लेकर के 12 तक जिस खाने में लिखा हुआ है वो आपकी राशि हो जाएगी। अगर 1 में लिखा हुआ है तो मेष, अगर चंद्रमा में 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष। इस तरीके से वृष, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरीके से आपका राशि का पता चल जाता है। राशि इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि गोचर कुंडली में राशि से फलित किया जाता है। तो इस तरीके से वैदिक ज्योतिष का ये फंडामेंटल था, जस्ट फंडामेंटल। इतनी बातें आपको जाननी जरूरी है। इतनी बातें अगर आप जान लेते हैं तो आपको ज्योतिष का जो फंडामेंटल चीज़ समझ में आ जाता है। आप अपने बारे में जान सकते हैं, आप दूसरों का हेल्प कर सकते हैं। आप, हाँ, ये बात ज़रूर है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग कहा जाता है। तो कभी भी ये अगर आपको स्टडी करना ही है तो और स्टडी करते रहें, लेकिन इतना करने से आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। और ज्योतिष का ज्ञान तो यही है कि सामुद्रिक शास्त्र है। जितना पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बात तो बोलने वाली है। लेकिन फिर भी कुंडली के अंदर अगर आप कम से कम इतनी बातें आज जितनी मैंने बतलाई, अगर ये आप लोग जान लेते हैं तो अपनी कुंडली के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। जो भी नौकरियां, आजकल सरकारी नौकरियों का दौर है, लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरी कुंडली में इतना संघर्ष क्यों है, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। तो इस तरीके की ये सारी बातें जो हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके पास ला रहा हूँ। और जैसा कि मैं पहले कहता हूँ कि अगर ये कुंडली जो मैंने बनाई, वैदिक ज्योतिष का फंडामेंटल रूल्स सारा आपको बतलाया है, आपको, मुझे तो लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और काफ़ी सारी मेरे पास क्वेरी भी आई थी, लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि थोड़ा अगर आप वीडियो बना ही रहे हैं तो कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जिससे कि हमें भी लाभ हो जाए, हम भी घर बैठे कुछ सीख लें। तो उसी पर्पज़ से मैंने अब ये बनाना स्टार्ट किया है। आप निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मेरी सुभाष चंद्र बोस वाली जो कुंडली मैंने बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने देखी, काफ़ी सारे कमेंट्स आए, बहुतों को अच्छी लगी। और धीरे धीरे करके जो जो समय मुझे मिलेगा मैं हर प्रकार की, जैसे ये तो फंडामेंटल हो गया, इसके अलावा और भी जो इस तरीके के जो मिस्टीरियस जो इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर भी मैं कुंडली बनाना जारी रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।